टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। हमने सुना था कि सिकंदर यूनानी के खिलाफ जंग के दौरान पोरस अपने ही हाथियों की वजह से जीता हुआ महाज हार गए थे। 2 दिन कबल हमने यही मकूला इस्लामाबाद में अपनी आंखों से सच होते देखा। इस्लामाबाद में डी चौक का मैदान था। तहरीक इंसाफ की क़यादत मैदान से गायब थी। दूरबीन लेके भी ढूंढो तो नजर ना आए, लेकिन आम कारकुनान पुलिस की शेलिंग का सामना कर रहे थे। आंसू बह रहे थे, हालात ख़राब थे, मुंह पे कपड़े बांधे हुए थे, पानी की बॉटल्स थी, लोग खाना दे रहे हैं, कोई ला रहा है, धक्के पड़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। एक डेडिकेशन से ये कारकुन वहाँ खड़ा हुआ था। इन कारकुनान को उम्मीद ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक बड़ा काफिला लेकर जल्दी डी चौक आ जाएंगे। उस वक्त तक इन्होंने अपना मोर्चा संभालना है और फिर जो उनके मुतालबात हैं वो मनवाने के लिए प्रेशर डाला जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। कारकुन डी चौक पर अली अमीन गंडापुर के काफिले का इंतज़ार करते रहे। बहुत ज़्यादा कंटेनर्स लगाए थे गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, लेकिन आपको ये देनी पड़ेगी क्रेडिट पीटीआई के कारकुनान को कि वो वहाँ फिर भी पहुँच गए। लेकिन उनको असल हैरानगी उस वक्त हुई जब वज़ीर आला अचानक अपने काफ़िले को रावलपिंडी छोड़कर डी चौक आए और मुख्तसर ख़िताब करके खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए। चंद ही मिनट बाद एकदम टिकट चलना शुरू हुए, रेड ब्रेकिंग चलना शुरू हुई कि केपी हाउस पर छापा मारा गया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया, लेकिन वज़ीर आला की कोई खबर नहीं थी, कोई अता पता नहीं था। लोग सवाल पूछ रहे थे कि चीफ मिनिस्टर हैं किधर। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने उनकी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम लगा दिया। सूबाई असम्बली का हंगामी इजलास बुला लिया गया और स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम से वज़ीर आला की गुमशुदगी पर रिपोर्ट तलब कर ली। इसी दौरान अली अमीन गंडापुर किसी एक एक्शन फिल्म की तरह, चाहे स्पाइडरमैन समझ लें, चाहे बैटमैन समझ लें, वो बाकायदा उनकी एंट्री हुई इजलास के अंदर। उससे पहले जो तकारीर कर रहे थे, उससे पहले जो पावरफुल बातें हो रही थी, उससे पहले जो एक फोर्सफुल नैरेटिव बनाया जा रहा था, उसको तोड़ते हुए वो वहाँ पे आके खड़े हो गए। इजलास से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पूरा गुस्सा निकाला, शदीद गुस्सा, गरजे बरसे, और सामने टारगेट था। कौन था टारगेट? आईजी इस्लामाबाद। उस वक्त पता चला तहरीक इंसाफ को कारकुनान को कि असल मसला आईजी इस्लामाबाद का था। अली अमीन गंडापुर ने खिताब में अपनी रूपोशी के हवाले से भी एक ज़बरदस्त किस्म की कहानी सुनाई, फिर पेशावर पहुंचने की एक रुदाद सुनाई। ज़रा सुन लीजिए। आईजी इस्लामाबाद ये है कौन? केपी हाउस हमारी इस सूबे की पख्तूनख्वा की मलकियत है। हवा बोल दिया। आईजी साहब ने शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। मेरी गाड़ी तोड़ी है, माफ। मेरा असला ले गया, माफ है। केपी हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है बना के भी देगा ताकि दोबारा जुर्रत ना करे। इसकी जुर्रत कैसे हुई है? ये पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है। मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरा नौकर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है? ये मुझे गाली दे कह रहा है वहाँ पर, कहाँ है सीएम तुम्हारा? और आईजी साहब सुन लो, मैं उधर ही था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। इस फ्लोर पे आके माफी मांगेगा, वरना FIR कराएंगे। जहाँ पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे। बार बार मौका दे रहे हैं इस्लाह करने का, इसलिए नहीं तुम्हें बड़े प्यारे हो, इसलिए मुल्क के हालात हैं इस वक्त उस सूरत हाल में हम कह रहे हैं कि इस्लाह कर लो। कोई 200 से ज़्यादा रिपोर्टर, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, बहुत सारा DSNG का अमला, बहुत सारे कारकुनान, बहुत सारे सिक्योरिटी के मुहाफ़िज़, जिसमें पुलिस थी, रेंजर्स थी, खुद वज़ीर दाखिला, ये तमाम के तमाम लोग ढूंढ रहे थे कि अली अमीन गंडापुर किधर है। पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैं उधर ही था तो मुझे देख नहीं सके, मेरे पास कोई ऐसा तरीक़ाकार था कि किसी को मैं नज़र ही नहीं आ रहा था। अली अमीन गंडापुर जब पुरस्कार तौर पर रुपोश थे, उस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत वफाकी हुकूमत पर उनकी गुमशुदगी का इल्ज़ाम लगाती रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने उनकी गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए ये भी कहा कि हम एहतजाज जारी रखेंगे। ज़रा देखिए। अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पर सामने लाया जाए। हम बिल्कुल कैटेगरिकली कहते हैं ये अली अमीन पर हमला नहीं है, ये पूरी खैबर पख्तूनख्वा पे हमला। हमारे आपस में पॉलिटिकल इख्तिलाफात होंगे, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टीज की कि अगर आज तहरीक इंसाफ के साथ ये हुआ है तो कल आपके साथ होगा। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है कि हम एहतजाज करें। हमने ये भी फैसला किया है कि हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इसमें जो दिलचस्प पहलू ये है कि अली अमीन गंडापुर कुछ रोज कबल भी इसी तरीके से कई घंटे तक गायब रहे थे और उस वक्त भी ये बात कही गई कि शायद वो कहीं चले गए हैं या उनको किसी ने किडनैप कर लिया, मगर वो खुद ही मंजर आम पर आ गए थे। सो एक सीरियल रनर किस्म का या एक सीरियल समझ लें हैबिचुअली मिस हो जाने का एलिमेंट नज़र आ रहा है अब
अनफॉर्चुनेटली चीफ मिनिस्टर KPK में अली अमीन गंडापुर कहाँ गायब रहे, कर क्या रहे थे, कौन सा वो मैजिक पोशन था जिसकी वजह से किसी को वो नज़र नहीं आ रहे थे। चंद सवालात हैं, बड़े अहम सवालात हैं, लेट्स हैव अ लुक। सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बार बार पुरस्रार तौर पर कहाँ और कैसे गायब हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या चीफ मिनिस्टर ने अपनी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम IG पर लगाया तो क्या किसी को बचाया। अली अमीन गंडापुर डी चौक एहतजाज को सबुताज करने के लिए क्या पुरस्रार तौर पर रुपोश हुए, क्या उन्होंने अपने बानी को धोखा दिया, क्या अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों जानिब खेलने का जो इल्ज़ाम लगता है वो दुरुस्त है, क्या अली अमीन गंडापुर के हालिया रवैये के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तब्दीली का वक्त आ गया है। इस तमाम मामले में ये भी याद रखिए कि हम एक और बात भी थ्योरी गर्दिश करना शुरू हुई है कि शायद कोई बातचीत हो गई है, शायद कोई मामलात सेट हो गए हैं, शायद अब आप देखेंगे कि आईनी तरमीम नहीं आएगी। ये बात इसलिए ज़्यादा तक़वियत इसको मिली क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने ख़ुद आखिर में आकर कहा कि अब पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। बट स्पेकुलेशन है, इट्स ऑल स्पेकुलेशन। और जो ख़बरें हैं वो ये कि PTI के अपने अंदर भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं पर कोई क्लैरिटी शायद नहीं है। शौकत बसरा साहब एंड डॉक्टर शिजरा मनसब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शौकत बसरा साहब, आप तो नज़र आए डी चौक पे, लेकिन आपकी क़यादत तो वहाँ थी नहीं, उसके बारे में पहले बता दें कि उनके साथ क्या मसला था। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपका बहुत तजर्बा है, आपका बहुत गहरी नज़र है, ख़ास तौर पे आप ख़ुद इस्लामाबाद में रहने वाली हैं, कि जो जुल्म, फस्तायत, जबर इस वक्त हो रहा है, शायद ये कभी हम सुनते थे कि मार्शला में, मैंने ज़िया का मार्शला देखा है, मुशर्रफ का मार्शला देखा है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। आपकी लीडरशिप किधर थी बसर साहब, मेरा सवाल ये था। मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरी बात पूरी सुन लें कि यानी पाकिस्तान में ये अब रिवाज बन गया कि सियासतदानों की माँओं, बहनों, बेटियों को उठाना अब कोई अजूबे वाली बात नहीं है कि आपको किसी की माँ बहन आ जाए हाथ में, खा वो इमरान खान की बहनें हों। ज़ाहिर है हम तो समझते हैं कि माएँ बहन बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, लेकिन इस फार्म 47 की जो जाली हुकूमत, जहाँ तक रहा आपने कहा लीडरशिप की बात, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस फिस्तायत में हम लोग यहाँ पहुँचे। KP के अंदर जो आप देखिए जो जब साहब आप पहुंचे, बीच में थोड़ी देर के लिए आज़म सवाती साहब आए, लेकिन इक्का दुक्का लोगों के लिए आमिर मुगल साहब शायद आए, लेकिन आपकी मेन लीडरशिप वहाँ पे नहीं थी। एंड आप भी, एंड देन द मेन क्वेश्चन है कि गंडापुर साहब आप भी नहर पर इंतजार ही करते रह गए ना, नहर वाले पुल पर। मैं बताता हूँ ना, मेन लीडरशिप को आपको ये जो गैर आईनी तरमीम, ये जो पार्लियामेंट फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, उनसे बचाने के लिए हमने उनको सिक्योर किया हुआ है वहाँ पर KP के अंदर। ज़ाहिर आपको पता है कि ये अगर वो इनके हाथ काबू आ जाएंगे तो काजी फाइज साहब ने तो उनको लाइसेंस दे दिया है कि आप खरीदो मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज भी हैं आपके पास। नहीं, हाँ, मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज अब इतने बड़े क्राउड में अगर किसी को नजर नहीं आए तो अलग बात है। मैं गारंटी करता हूँ, आपको फुटेज मैं दे दूंगा, मेजॉरिटी KP से भी और पंजाब से भी सब लोग वहां पे मौजूद थे। अब आपने वो मजमा अपनी आंखों में देखा कि इतनी बड़ी तादाद थी उस वक्त कि मेरा ख्याल है कि एक राइट साइड पे पंजाब का लोग जा रहे थे जब टूवर्ड्स पार्लियामेंट आ रहे हैं, और लेफ्ट पे KP का काफिला आ रहा था। सो हमारी लीडरशिप में फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आपने ये देखा कि अली अमीन गंडापुर ने, हमारा चैलेंज क्या था? हमारा चैलेंज ये था, इमरान खान साहब का हुक्म था कि हमने डी चौक पहुंचना है, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। हम लोग पहुंचे। आप ये बताइए, मुझे लगता है कि अभी ये जो इसराइल के खिलाफ आज इन्होंने ये बैठे थे, जो इसराइल के खुद नुमाइंदे हैं, ये 3-4 जो आज वहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस में बैठे थे, वो गैस भी इन्होंने कहीं इसराइल से मंगवाई थी, एक्सपायर्ड गैस थी। आप यकीन माने ऐसी कभी गैस मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये तमाम बातें हमारे रिपोर्टर्स, हमारी टीम्स वहाँ पे ये गैस खाते रहे हैं, जब कवरेज में हम लोग खुद यहीं पे मौजूद थे। सो इसलिए ये दुख भरी कहानियां मैंने देख ली हैं और अभी सुना दी हैं। रिसीविंग एंड पे आपका कारकुन था, आपकी लीडरशिप नहीं थी। गंडापुर साहब एंड टाइम पे उनको छोड़कर चले गए। आप कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था कि ऐसे ही उन्हें चले जाना था। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? पहली बात तो लीडर हमारा एक ही है, इसका नाम इमरान खान है, जिसके नाम पे दुनिया वोट देती है। बाकी खा अली अमीन गंडापुर हैं, खा शौकत बसराया का कोई है, हम सब कारकुन हैं। आपको कोई हैरत नहीं हुई जब वो गायब हो गए और फिर प्रोड्यूस हो गए? यू आर नॉट सरप्राइज्ड? अब इस पार्ट पे आ जाए। ये सूरत ज़ाहिर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। ऑल ऑफ सडन जब ये पता चला और जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, मुज़ाहमत कर रहे थे, उनके अंदर भी एक गहरी तशवीश पाई गई कि सूबे का एक वजीर आला वो KP हाउस में जाते हैं,
वहां पर जाकर केपी सूबे, वहां पर आपने ये नहीं बताया पुलिस दाखिल हो गई, गाड़ियां तोड़ी गई, वो फुटेज मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को एक सूबे के ऊपर हमला कर दिया वफाक ने और इनकी पुलिस ने, और वहां पर जो कुछ हुआ फिर आपके सामने है। वहां पर मैं ये समझता हूं कि अगर रेजिस्टेंस शुरू हो जाती, जो एजेंडा है इस 547 की हुकूमत का, कि फौज ऑलरेडी वहां पर आ चुकी थी, हमारे कारकुनों को हमने कूल एंड काम किया, इसके बावजूद कि 1500 कारकुन हमारे गिरफ्तार कर लिए गए जो जेलों में पड़े हैं। अभी हमारी हलीमा आपा, उस्मा बीबी जो बहने खान, वो जेल में पड़ी हैं। अगर जो एजेंडा इनका था, तो अगर फौज और अवाम आमने हो जाते तो कल बहुत नुकसान होता। हाँ, तो सब आपने कॉल ऑफ क्यों नहीं किया एहतजाज? आप तो कारकुनान को छोड़ के खुद चले गए। आपने कह रहा था हम कॉल ऑफ कर रहे हैं, आमने सामने ना हो, आपने तो कर दिया कारकुनान को आमने सामने। एहतजाज कॉल ऑफ नहीं किया, नहीं एहतजाज कॉल ऑफ नहीं किया। उस वक्त आपने देखा कि जब हम पर फिस्तायत की हद हो गई, छोटे छोटे बच्चे, माओ बहनों बेटियों पर रबड़ बुलेट्स मारी जा रही थी, हम लोगों ने सारे पॉलिसी होती है ना, हम वहां पहुंच गए, हम फिर पीछे हुए। उसके बाद जब अलीमीन बंडापुर वाला मामला हुआ तो सब लोग, कुछ जाहिर परेशानी भी थी, लोग परेशान हो गए, कुछ घबरा गए, डर गए कि ये क्या अमल चल रहा है कि अगर सूबे का वजीर आला गायब कर दिया गया है। सूबे के वजीर आला एक वो नहीं गायब हुए, वो कह रहे हैं मैं छुपा हुआ था। मैं बता, जाहिर है किसकी वजह से, अगर इसी बात को मान ले जो आप कह रही हैं, और उन्होंने भी यही कहा है, किसकी वजह से छुपे हुए थे? वो छुपे हुए थे। वो छुपे हुए थे किसकी वजह से? वहां पर आईजी पंजाब, वो गए क्यों थे उधर? Why did he go there? अच्छा मुझे बताइए, एक आदमी 20, 24, 48 घंटे लड़के आ रहे हैं, सूबे का वजीर आला है, डी चौक में पहुंच जाता है, और डी चौक से आपको पता है केपी हाउस कितना दूर है? जी मुझे पता है सर, 15,000 और लोग भी थे ना। सुन तो ले। आजम स्वाति साहब वहीं मौजूद थे, केपी के लोग और वहां मौजूद थे, सारे मिनिस्टर्स थे जो लीड कर रहे थे। वो 10 मिनट के लिए अगर वहां पर चेंज करने के लिए चले गए हैं कि उनके कपड़ों के ऊपर शेलिंग हुई थी, अगर वो चेंज करने के लिए चले गए हैं, तो मुझे बताइए असूल ये होता है कि वहां पर आकर पुलिस अटैक कर दे? यानी कि वफाक ने एक सूबे पे हमला किया है। वो तमाम शेलिंग में लोगों को छोड़ के कपड़े बदलने आ गए। उन्होंने कहा कपड़े बदलने नहीं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप इसको जो मर्जी चले, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, वो अगर आगे थे वहां पे तो उसका मतलब था कि वहां पर एक मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि कल आप लोग जो तमाम नैरेटिव बिल्ड करते रहे, आखिर में आके बिल्कुल सच्चे साबित हुए मोहसिन नकवी साहब। आप उस पर अपोलोजाइज करते हैं? जो मोहसिन नकवी ने कहा वो सच साबित हुआ। उन्होंने कहा वो दूसरे दरवाजे से निकले हैं, उन्होंने कहा वो हमारे पास नहीं है, उन्होंने कहा कि कपड़े उन्होंने बदले हैं। ये तो वो बता रहे थे बातें, वही चीफ मिनिस्टर ने बताया, आप लोग इल्जाम लगाए थे। सो आर यू अपोलोजाइजिंग ऑन दैट? मोहसिन नकवी की ना कोई हैसियत है ना औकात है, उसको आप डिस्कस ना करें। वो तो बेचारा पपेट है, कठपुतली है। जब आप अपने चीफ मिनिस्टर के लिए रिस्पेक्ट मांग रहे हैं तो यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स आल्सो। इसलिए कह रहा हूं उसके मुतालिक कि वो बेचारा बताएं तो अवाम को नुमाइंदा। यहाँ पे मियां नवाज शरीफ हार गया, सारी पार्टी हार गई, तो ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा जिसका आप नाम ले रही है मोहसिन नकवी का, वो सच्चे साबित हुए हैं कल, वो कल सच्चे। अच्छा सुन लेना मेरी बात सुन लें। अभी अलीमीन गंडापुर साहब ने बता दिया कि बात, आप क्वेश्चन ये उठाएं क्या? आप तो मुझे नहीं बताएंगे ना मैंने क्वेश्चन क्या उठाना है। थैंक यू सो मच। नहीं, आपको ये सवाल उठाना चाहिए बीइंग सहाफी, क्या एक सूबे के ऊपर हमला करना चाहिए? पंजाब की हुकूमत को, वफाक की हुकूमत को, वहां पर बकायदा सूबे। सर यूं तो एक सूबे को भी इस्लामाबाद पे हमला नहीं करना चाहिए, ये भी मुझे बता दें। थैंक्स फॉर योर ट्यूटोरियल फॉर गुड जर्नलिज्म। बताइए सूबे ने हमला नहीं किया क्या? तो हमारा आईनी सुन तो लें, क्या हमारा आईनी जमहूरी सियासी हक नहीं है फ्रिया के एहतजाज करें और अमन एहतजाज करें? वो है। अच्छा लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे की होती तो फिर हम आज इस पे डिबेट करते। उन्होंने तो कहा मैं अपनी मर्जी से चला गया था। बट लेट मी कम टू डॉक्टर शिजरा नौजरा, इनसे भी सवाल पूछते हैं ना मैम। इस वक्त आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया है, ऑलरेडी टेंशन बिल्ड हो रही है। पहले आपने सील कर दिया पूरा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अब आपने केबी हाउस सील कर दिया। आपके ख्याल से क्या मैसेज जा रहा है दुनिया को? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए आपने जिस तरह से बताया कि अलीमीन गंडापुर साहब ये परफॉर्मेंस पहले भी एक दफ़ा दे चुके हैं, आज रिपीट परफॉर्मेंस की। पहले भी वो इसी तरीके से आए और गायब हो गए और 8 घंटे तक किसी को पता नहीं था। आज भी यही, इस दफ़ा भी यही हुआ कि he had just disappeared off the face of the earth
और उसके बाद इनके डिफरेंट जो लोग हैं उन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए, इदारों को बदनाम करना शुरू कर दिया, इन्होंने वीडियो मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। इनको कोई ये नहीं लगता कि हम अपने इदारों को दुनिया के आगे क्यों बदनामी करें। और बाद में वही निकला कि उसी चीज की रिपीट परफॉर्मेंस थी। उन्होंने कहा कि मैं तो कहीं गायब रहा था और अचानक वो वहां से नमूदार हो गए अपने केपी के इजलास में। और जिस तरह कि आपने बताया कि गवर्नमेंट बार बार यही कह रही थी कि उनको हमने नहीं पकड़ा हुआ, किसी ने नहीं उनको गिरफ्तार किया हुआ, लेकिन ये लोग इंसिस्ट करी जा रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया। और आप जो कह रही हैं कि आपने उनको तशबीह दी बैटमैन या उससे, बैटमैन या स्पाइडरमैन नहीं, ये तो मुझे लगता है लाल बुझक्कड़ की मिसाल ज्यादा बेहतर है, जिनकी वो पोएम थी ना कि जान बची 100 लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। और वहां जाके उन्होंने फिर अपनी वही शुरू कर दी बातें, वही अपने बयानात, वही अपने मुश्तिल बयानात। भाई इतने आप बड़े इनकलाबी थे तो आप अपने सारे लोगों को जिनको आप इतनी दूर से लेके आए उनको मुश्तिल करके छोड़ के बीच में कहां छुप गए जाके? जैसे हमने अभी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बसरा साहब से पूछा, मेरा आपसे भी क्वेश्चन यही है, केपी हाउस में तो वो गए, लेकिन उसके बाद क्यों खबर चली कि वो गिरफ्तार हो गए और कैसे वो गायब हो गए? आपके पास पूरे इदारे हैं, हाउ कुड यू नॉट नो वेयर इज द चीफ मिनिस्टर? देखिए ये फॉल्स नैरेटिव था ना इनका कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। हम तो बार बार कह रहे थे कि वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो छुपते छुपाते किसी गलियों मोहल्लों में से निकलते हुए किससे छुप रहे थे? वो क्यों छुप रहे थे? क्यों छुप रहे थे? इनकी जो फरिया जो इनकी आवाम है वो अब मुतनफ़र और मायूस हो चुकी है। जिनको ये बीच में ही छोड़ते हैं, पहले उनको इश्तियाल दिलाते हैं, इंसाइट करते हैं वायलेंस पे, उनको कहते हैं हम बहुत बड़े इनकलाबी हैं, और उसके बाद वो सारा उनको मुश्तिल करके उसके बाद उनको बीच में छोड़ के गायब हो जाते हैं। इस वक्त पीटीआई का फेस इज अली अमीन गंडापुर, बिकॉज इमरान खान ने सारे लोगों में से देखे कि सबसे ज्यादा बुरा लहजा किसका है, सबसे ज्यादा अल्फाज बुरे कौन इस्तेमाल कर सकता है, गालिब गलोच कौन कर सकता है, सबसे ज्यादा इंसाइटमेंट टू वायलेंस कौन कर सकता है। मैम जो भी है वो है तो चीफ मिनिस्टर, आपकी जो भी उनके बारे में राय हो, ही इज द सिटिंग चीफ मिनिस्टर। वो ये इल्जाम लगा रहे हैं उनकी पार्टी के मेंबर बसरा साहब के वो उनको गिरफ्तारी का खतरा था, वो खुद भी ये कह रहे हैं। उन्हें आईजी पंजाब के बारे में जो बातें की हैं वो आपने सुनी आईजी इस्लामाबाद के बारे में। सो ये इस तरह की थ्रेट क्यों थी उनको? वाई वो इस्लामाबाद आए थे, ही कैन कम टू इस्लामाबाद। जी देखिए ये मेरी राय नहीं है, ये उनकी ही स्पीचेस से मैं आपको बता रही हूँ, वो सारी स्पीचेस हमारे पास है। और अगर कोई ये कहे कि हमने वफाक पे यलगार करनी है, मैं जेल तक पहुंच जाऊंगा, मैं जेल तोड़ के लीडर को निकाल लूंगा, मैं सारी मशीनरी लेके आऊंगा, क्या किसी सीएम का ऐसे बयान देना बनता है? ही इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी वर्कर, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। उनको इस तरह के बयान देना बहुत नाजेबा बात थी। उन्होंने खुद कहा कि मैं वफाक के ऊपर यलगार करूंगा, उन्होंने एक दूसरे सूबे की पुलिस को ललकारा, उन्होंने वफाक की पुलिस को ललकारा, उन्होंने खुद ऐसे बयान दिए। क्या हुकूमत इस तरह से अमन आमा को खराब करने का इजाजत किसी को दे सकती है? टू मेनी मिसिंग लिंक्स है, पर हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा किधर थे? हमें ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। थैंक यू सो मच गवर्नर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जिस तरीके से गायब हुए चीफ मिनिस्टर और फिर एकदम से उनकी एंट्री हुई, क्या आपको इस पर हैरत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे इस पर कोई हैरत नहीं हुई और ना कोई ताज्जुब हुआ है, क्योंकि माजी में भी एक दफ़ा गायब हुए थे 7 घंटे और पूरा पाकिस्तान जो है जो पीटीआई थी वो परेशान थी कि पता नहीं हमारे सीएम किधर गए, और 7 घंटे के बाद आए कि मैं कोई अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से कहीं गायब था। अभी भी आपने कल देखा होगा कि हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए इसी उसमें, और उनका जब जनाजा था तो मैंने उधर ही जो है उनको जो है प्रेस टॉक जब मैंने की तो मैंने उधर ही बताया कि जी ये खुद साख्ता जो है वो रुपोशी है, और खुद साख्ता रुपोशी आपके सामने आ गई थी कि अब वो कल ये कह रहे थे कि मैं बड़ा पश्तून हूँ और पत्नी बड़े जो है वो कर रहे थे। तो पश्तून कभी जो है वो गायब जो है गाड़ी की डिग्गी से नहीं होते कि गाड़ी की डिग्गी में, वो कह रहे थे कि मैं तो केपी हाउस में था और केपी हाउस में निकल के 12 ज़िले घूम के वो पहुंच गया। मैं समझता हूँ, मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं ऑस्कर वालों को एक लेटर लिखूँ कि इनको ऑस्कर अवार्ड दिया जाए, ताकि जिस तरीके से इन्होंने ड्रामेबाजी की, झूठ बोला, अपने लोगों के साथ धोखा किया, अपने लीडरों के मतलब मुंह पे तमाचा मारा,
जो कह रहे थे कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, वफाकी हुकूमत ने इनको अरेस्ट कर लिया। आपने खुद भी सुना होगा कि मुख्तलिफ लीडरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही थी कि जी वो अरेस्ट हो गए, उनके भाई ने भी कहा अरेस्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, और फिर आगे कहता नहीं मैं तो 12 जिलों से। कोहली साहब, आपने बिल्कुल ये कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद सख्त रोपोश है। आपने ये भी कहा कि वो गाड़ी की डिग्गी में छुप कर गए हैं। आपके पास कोई रिपोर्ट थी? क्योंकि इतने सारे इदारे ऑब्वियसली आपको अपनी रिपोर्ट्स भेज आ रही होती होंगी आपके पास। डिड यू हैव इंफॉर्मेशन या फिर ये आपका ख्याल था? मेरा 100% यकीन था, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। मैं जनाजे पे जब गया था कल पुलिस के नौजवान के, उधर मुझे वज़ीर दाखिला साहब ने बताया कि ना वो अरेस्ट है, ना कोई वो है, हमने उसको अरेस्ट किया, ना हमारी कस्टडी में कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा था कि ये खुद साख्त इन्होंने रिपोशी इख्तियार की हुई है, और इसी तरीके से आप देखें जिस तरीके से वो आए, वो तो नहीं बताया कि मुझे किसी ने अगवा किया, ये किया वो किया। देखें झूठ भी अगर आप बोले, पहले वो कह रहे हैं कि मैं KP हाउस में ही था और सब कुछ देख रहा था, और उसी दौरान जो है वो आधा घंटा पहले निकले और सारे 12 जिले घूम के वापस वो पेशावर पहुंच गए। और ये एक रॉकेट साइंस इन्हीं के पास है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पार्टी के वर्करों को धोखा दिया, पार्टी के लीडरों को धोखा दिया, माजी में भी इन्होंने ऐसा काम किया। जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं उनका यही अंजाम होता है। आप देखें कि पहले भी संजानी के बाद न वो लाहौर पहुंच सके, न वो पिंडी पहुंच सके। बी चौक आने का मकसद क्या था? पर ये आप यही बताए ना, आपने वहाँ पर एहतजाज करना था, वहाँ पे आपने जलसा करना था, वहाँ पे अपने जो आपका जो रहनुमा है, साबिक चेयरमैन PTI है, उसको छुड़वाने के लिए आपने जलसा करना था। फिर आपने उसको इतना तूल देना था कि इंडियन का जो फॉरेन मिनिस्टर आएगा फिर वो भी खिताब करेगा यहाँ पे, और उसके बाद आपने तो देखें वो तो वहाँ पर पहुंचे और कहा मैं तो यहाँ पे पहुंच गया हूँ, मैं जा रहा हूँ KP हाउस और आप लोग यहाँ अपना काम करें। मतलब जैसे आप किसी मैराथन रेस में दौड़ रहे हो और आपने उस फिनिशिंग पॉइंट को टच करना है, और फिनिशिंग पॉइंट को टच करने के बाद जो है आप कहें कि बस आपकी छुट्टी। देखें इन्होंने हमेशा मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम किया है। आप चाइना के प्रेसिडेंट का विजिट देखिए, शी जिनपिंग का जब डी चौक में धरना था, उसके बाद अदम की तहरीक आई, हमने इन लोगों को बिठाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया, इन्होंने 9 मई कर दिया। 9 मई के बाद जब IMF के पास गए तो इन्होंने IMF को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखे। वो जब गुजरा तो इन्होंने अभी जिस तरीके से जो है अभी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया के दौरे को सबोताज करने की कोशिश की, SCO को सबोताज करने की कोशिश की, और उसका वाज़ेह सबूत यह है कि इनके एडवाइजर ऑन इंफॉर्मेशन KP कह रहे हैं कि हमारे जलसे से, हमारे जुलूस से इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर खिताब करेगा। आप देखें कि इसराइल के में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इमरान खान की फेवर में, उनके ब्रदर इन लॉ इसराइल के फेवर में ट्वीट्स कर रहे हैं। तो आज भी हम उनको मुल्क दुश्मन नहीं कहेंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे होता है। ये कहते हैं अगर हमारी हुकूमत इस मुल्क में है तो सब कुछ ठीक है, अगर हमारी हुकूमत इस मुल्क में नहीं तो खुदा न खास्ता। हमने देखा कि ये KP हाउस में पुलिस एंड रेंजर्स दाखिल हुई, आज उसको CD ने सील कर दिया, तस्वीर मौजूद है वहाँ पे, चीज़ें तोड़ फोड़ की। आपका क्या ख्याल आते हैं इस बारे में? देखिए फरियाद साहब, मैंने पहले कल भी कहा और मैंने उसने भी कहा कि इन्होंने एक मखसूस एजेंडे पे लोग काम कर रहे हैं। इनके जुलूसों में मिलिटेंट्स आते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में इनको जाकर वो डिप्लॉय कर लेते हैं, छोड़ आते हैं। गैर कानूनी असला ये लोग स्मगल करते हैं, वो इस्लामाबाद हो, चाहे पिंडी हो, चाहे लाहौर में, जिधर भी जलसा होता है रास्ते में कहीं पे भी कोई जो है वो साइड पे जो है वो स्लिप हो जाता है, यही काम ये लोग करते हैं। जब आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उन लोगों को लाएंगे जो वांटेड हों, जो पाकिस्तान के नेशनल ना और बगैर वीजे के फिर रहे हों, आप गैर कानूनी असला लाएंगे, आप गैरून काम करेंगे, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा हाउस इसलिए बनाया गया? ओके, आप मुझे ये बता दें कि उस रात को आपकी मीटिंग भी हुई प्राइम मिनिस्टर से, क्या लॉन्ग मार्च की ऑप्शन पे गौर, लॉन्ग मार्च वाली रात गवर्नर राज के ऑप्शन पे गौर हुआ? क्योंकि ये बात की है चीफ मिनिस्टर ने। देखिए मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब जब मुलाकात हुई थी, हमने खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर पे डिस्कशन की, खैबर पख्तूनख्वा के तरक्की पे डिस्कशन की। खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर की ये पोजीशन है कि इस वक्त हमारे जो है मुख्तलिफ ज़िले जो हैं वो नो गो एरिया बन चुके हैं, वहाँ पर हुकूमत की नाम की कोई रेट मौजूद नहीं है। इन्होंने सूबे को जो है मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया है। इन्होंने कभी लॉ एंड ऑर्डर पे न कोई मीटिंग की है, न कोई काबीना का इजलास बुलाया है, न कोई असम्बली में डिस्कशन की है। इनकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमारे सूबे में अमन अमान हो। इनका इंटरेस्ट ये है कि हम कैसे लूट मार कर सकते हैं, कहाँ पे हमने जलसा करना है, कहाँ पे हमने धरना करना है, कहाँ पे हमने नाच गाना करना है, कहाँ पर हमने मुल्क दुश्मनी करनी है। कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी जो है वो गवर्नर राज के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई थी, लेकिन आइन में गवर्नर राज मौजूद है।
जब भी वफाकी हुकूमत समझेगी कि सूबे के हालात शायद इतने ख़राब है जहाँ पर गवर्नर राज की ज़रूरत है, तो ये वफाकी हुकूमत का प्रोगेटिव है कि वो लगा सकते हैं। माजी में भी आपने देखा कि बलूचिस्तान में जब ये बताइएगा कि खबरें आई कि खैबर पख्तूनख्वा में रखा गया है PTI के MNAs को ताकि कोई उनको अगवा ना कर ले। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं? देखिए फरिया साहब, बात यह है कि इन्होंने अगर पेशावर में रखे तो बिल्कुल रखे, अगर उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने आप को समझते हैं कि वो पेशावर में रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहें। लेकिन न कोई अगवा कर रहा है उनको, सारे लोग मेंबरान कर रहे हैं, कोई अगवा नहीं है। हमेशा ये कहते हैं कि हमारे लोग बिक जाएंगे। भाई हमेशा आपके लोग ही बिकने के लिए क्या क्यों होते हैं? आप लोगों के पास ऐसा रेवड़ क्यों मौजूद होता है जो हमेशा बिक रहे होते हैं? कोई और ज़रा बिक के दिखा दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इनके रवैये से, इनकी पॉलिसी से, जो अभी ये पिछले दिनों ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को धोखा दिया है, अपने वर्करों को मायूस किया है, लेकिन ये डर होना कि कोई खरीद लेगा, कुछ जिस तरीके से। राइट जी, आपने क्या जो ब्लैकमेलिंग की शिकायत लगाना, ये तमाम चीज़ें इनको तो कंडेम करना चाहिए। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि तवील बहस हो, ओपन किया जाए डिबेट को पार्लिमानी तरमीम पे, आप उससे एग्री करते हैं? नहीं, देखें वलिए, बात यह है कि मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि मुझे वोट दें, मैंने कल पीपल पार्टी को भी वोट करना है। मैंने एक जगह पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा मैंने नून को भी वोट करना है। तीसरी जगह मैं पहुँच जाऊँगा कि मैं बोलूँगा मैं PTI को हो गया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में माजी में बैन हुई थी, तो हमने क्या किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना ली थी। ये इतने नालायक और नाअहल लोग हैं, इनकी इतनी नालायक और नाअहल मीडिया अपना ये टीम है इसकी लॉरेंस की, कि जो अपना प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सके। इन्होंने अपना निशान भी खिंचवा लिया। इन्होंने अपनी पार्टी का जो इलेक्शन कराया उसको अपनी पार्टी वाले खड़े होकर उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ भी कर लिया। लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकती। आज अगर मैं पीपल्स पार्टी में फॉर एग्जांपल हूँ और 6 महीने बाद मैं इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा कर रहा हूँ, उसमें टेक्निकलिटी भी है। क्या मुझे हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे इजराइल के और फलस्तीन एक बर्निंग इशू है, इसका रेजोल्यूशन क्या है, राइट आफ्टर ब्रेक। गाजा पर जारी इजरायली मुजालिम को आज 1 साल मुकम्मल हो गया। इस 1 साल के अरसे में इजरायली अफवाज ने गाजा को मलबे का ढेर बना दिया। ख़वातीन और बच्चों समेत 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हॉस्पिटल्स को बॉम्ब किया, बच्चों को बॉम्ब किया, ख़वातीन को बॉम्ब किया गया। निहत्ते शहरियों के साथ जुल्म की लंबी दास्तान है। आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक APC कॉल की, उस APC के एलामिये पर एक नज़र डाल लेते हैं। इजराइल आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है। फ़लस्तीन में जारी इजरायली जारियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। जारियत ख़त्म की जाए और गाज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की जाए। इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। OIC, अरब लीग और दीगर आलमी बरादरी की अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। हम फ़लस्तीन के अवाम की हसूल आज़ादी के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स हो। कुछ बातें जो कि हुई हैं इस कॉन्फ्रेंस में, लेट्स वॉच दैट। आज वक्त आ गया है कि हमें इस खूनरेजी को बंद कराने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें हमें मुज्तमे करनी होंगी। आज ही हम एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, जिसके नतीजे में हम एक्सपर्ट्स, उनकी हम टीम्स बनाकर हम भेजें दुनिया के आम दारुल खिलाफों में, जहाँ पर जाके वो आलम इस्लाम के मुसलमानों का भरपूर पैगाम पहुँचाएं और उनको बताएं कि ये जो जख्म है, ये जो जुल्म और ज्यादती हुई है, ये कभी फरामोश नहीं की जाएगी। दुनिया जो है उसने अजीबो गरीब किस्म की खामोशी इख्तियार की हुई है। UNO का क्या फायदा जो दुनिया को इंसाफ न दे सके। जो इस्लामी ममालिक हैं उनको इकट्ठे बैठ के कोई फैसला कुन इकदाम करने चाहिए। इस्लामी ममालिक के पास एक बहुत बड़ी कुव्वत है, उस कुव्वत का इस्तेमाल अगर आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। आज पूरी दुनिया को ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क जरूर है, लेकिन जहाँ फिलिस्तीन का मसला होगा वहाँ हर एक खुर्शीद कसूरिया में ज्वाइन करें। खुर्शीद साहब, आज गाजा जंग को 1 साल मुकम्मल हुआ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुझे हैरत है कि इजराइल को तस्लीम करने की बहस होती रही है इस मुल्क में, और उन्होंने ये कहा कि जो भी हुआ इस 1 साल में, उसके बाद कम से कम इजराइल को रिकग्नाइज करने की बहस अब ख़त्म है। योर ओपिनियन? देखिए, इसका तो इज्जत बहस भी मैं समझता हूँ बेकार होगी, क्योंकि जिस किस्म का वहाँ जुल्म किया गया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की गई हैं,
उसके बाद जब तक पब्लिक ओपिनियन कोई तैयार ना हो, ये आप सोच कैसे सकते हैं कि इस वक्त इसराइल की रिकग्निशन की इज्जत को डिबेट हो सकती है। और क्योंकि अब तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, इस्लामी दुनिया नहीं कह रही, सेक्रेटरियल यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स की बॉडीज़ कर रही हैं, उसके अलावा इतनी जो मॉनिटर करते हैं जेनोसाइड को, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को, इससे मैं समझता हूँ ये तो बहस ही इज्जत करना बेकार सी चीज़ है। सितंबर से ये जंग लेबनान और यमन तक फैल गई है, जबकि ईरान के हमलों के बाद अब रिटेलिएट या हमला करता है इजराइल, तो फिर ये खतरा मजीद जंग बढ़ने का है। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3? देखिए, बात यूँ है कि इजराइल की पहले दिन से ख्वाहिश है कि किसी तरीके से वो अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर ले, और उसकी शिद्दत बढ़ती इसलिए जा रही है कि अब यूरोप में डिवीजन हो गई है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों ने ये कहा है कि ये जो हथियार दिए जा रहे हैं इस वक्त वो नहीं देने चाहिए, और हथियार मिल रहे थे यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। बरतानिया में जब से लेबर गवर्नमेंट आई है उन्होंने भी एक छोटी मोटी तब्दीली की है कि कुछ नौयत के हथियार नहीं दे रहे, तो उसकी कोशिश ये है कि ये रिवर्स गियर जो अब लग रहा है, क्योंकि अमेरिकन कैंपसेस में नौजवान नस्ल जो है, जहाँ तक तो पुरानी पार्टीज, अब टू ओल्ड पार्टीज, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इनकी लीडरशिप तो हिम्मत ही नहीं कर सकती, इजरायली लॉबी के सामने हिल नहीं सकती। इनके इलेक्शंस उन पर डिपेंडेंट है, इनकी फाइनेंसिंग उन पर डिपेंडेंट है, मीडिया मैनेजमेंट उन पर डिपेंडेंट है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो डेमोक्रेटिक पार्टी हो। तो लेकिन जो उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि जो नौजवान नस्ल है यूरोप में बहुत ज़्यादा और अमेरिका में भी हमने देखा है कि अब वो लोग कह रहे हैं ये हमारे नाम पे ना जंग लड़े, और वो कह रहे हैं इसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। ये एक हेल्दी चेंज है जिसका असर बहरहाल होगा, लेकिन जो आप कह रही हैं कि वो उनकी अमेरिका या इजराइल फलां जगह पे जंग फैलाई, उसको सबसे बड़ा भी ये खतरा पड़ गया है कि जो यूरोप उसके साथ था, बल्कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रों शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, यानी वो तनकीद फ्रांस के सदर पर कर रहे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो इनको आनी चाहिए जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहे हैं, जेनोसाइड के। वो बहुत से जो इदारे जेनोसाइड को वॉच करते हैं वो कहते हैं कि ये जेनोसाइड में भी इस वक्त इन्वॉल्व है, इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और हेग में भी। तो मेरा कहना उसमें यह है कि अब जब इसराइल ये देख रहा है कि मगरबी ममालिक में, याद इस्लामी दुनिया तो भूल ही जाए, एफ्रो एशियन कंट्रीज भूल जाएं, बल्कि साउथ अफ्रीका जो कि समझ सकते हैं कि वन ऑफ द टू मेन अफ्रीकन कंट्रीज, उन्होंने तो मूव किया है हेग में, वर्ल्ड कोर्ट में जाके। तो इनकी अब जो डिपेंडेंस है वो यूरोप के ऊपर है, अमेरिका के अलावा। अमेरिका में मैंने आपको सूरत हाल बता दी है, बदनसीबी की ये बात है कि इलेक्शन ईयर भी है, तो इसलिए ये तवक्को करना कि वहां से कोई पीछे हटेगा वो तो है ही नहीं, बल्कि डिफिकल्ट। तो ये बताइएगा कसुई साहब कि अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट होता है या एस्केलेट करता है तो दो मुल्क रशिया एंड चाइना ये किधर होंगे? देखिए, वो ऐलान करें या ना करें, एक चीज़ तो बड़ी सिंपल सी, एक ज़माने में तो बड़ा क्लियर होता था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्लियर हो जाता था कौन किसकी तरफ है। जो एक पावर्स इकट्ठी होती थी मुखालिफिन यूरोपियन के पास, दूसरी तरफ हो जाती थी। अब ज़रा मामला ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है, लेकिन बुनियादी जो उसका सेंस है वो चेंज नहीं हुआ। रूस के साथ सख्त कशीदगी है इनकी यूक्रेन के मामले पे, चीन के साथ सख्त कशीदगी है इनकी ये जो उसके बाद मामले के ऊपर, फॉर्मूसा के ऊपर जो मेन जिनको अब वो कहते हैं हमारा हिस्सा है, और हमेशा से वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की और दीगर ममालिक की रही है ताइवान के ऊपर। तो ताइवान के ऊपर उनसे मुखालिफत है और रूस के साथ इनकी यूक्रेन पे मुखालिफत है। तो इन हालात में मुझे ये लग रहा है कि ये कोई हैरानी की तो बिल्कुल बात नहीं होगी
कि रूस और चीन अपने मफाद में ऐसे इक़दाम उठाएं जिसमें ईरान की वो मदद इस तरह करें कि ईरान जो में ये मज़ाहमत की जो ताकत है वो बढ़े ना कि कम हो। जो एस्केलेशन हुई 7 अक्टूबर अल-अक्सा स्टॉर्म के ऑपरेशन के बाद यकीनन बहुत ज़्यादा खून बहा, लेकिन एक तब्दीली हमें नज़र आई है। आपने अभी खुद भी उस तरफ इशारा किया। हम कैसे कह सकते हैं कि इस एक साल में हाउ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड? देखिए, दुनिया में ये तब्दीली आई है सिवाय अमेरिका के और अमेरिका की रूलिंग पार्टीज, चाहे वो डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो। यूरोप में तब्दीली आ गई है, जो उनको तो नज़र आ रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। फ्रांस का सदर नहीं तो बोल ही ना सकता ये जो उन्होंने आज कहा है। जर्मनी में डिबेट हो रही है। बरतानिया ने इंडिकेशन दे दी है कि कुछ फॉर्म्स ऑफ वेपन्स जो हैं उनकी गवर्नमेंट के मुताबिक वो इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, ये वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आसार ये हैं कि यूरोप का पब्लिक ओपिनियन बहुत हद तक बदल चुका है। जिस किस्म के डेमोन्स्ट्रेशंस हुए लंदन में, रोम में, पेरिस में, उससे नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीनियों के हक़ में राह हमवार हो रही है। इस्लामी दुनिया में तो पहले भी कभी डाउट नहीं था, वो तो हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हम कर कुछ नहीं सके। लेकिन अमेरिका में भी मुझे लग रहा है कि तब्दीली नई जनरेशन में आ रही है, लेकिन बदनसीबी से जो मौजूदा हालात हैं उस पर उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा नस्ल को इक़्तिदार में आने में कम से कम मिनिमम 20 साल लगेंगे। कसोई साहब, आज APC कॉल की गई हुकूमत की तरफ से और PTI उसका हिस्सा नहीं बनी। डू यू थिंक उनको करनी चाहिए थी अटेंड? देखिए जी, मेरा पॉइंट तो ये है कि मैं किसी सियासी मामला से बात नहीं कर रहा। ये जो मामला है इसमें सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इकट्ठे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि सब इसमें इकट्ठे हों, और अगर जो नहीं आए, मुझे पता है उनकी सिंपथीज फिर भी उसी तरफ होंगी जिधर पाकिस्तान की कौम की है और वो फ़लस्तीनियों के हक़ में है। लेकिन बहुत अच्छा हो कि सारे पाकिस्तानी इस इशू पे मुत्तहिद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन 1 ईयर ऑन बहुत खून बहा मिडल ईस्ट में। मुसलमानों का खून बड़े अरसे से बह रहा है, फ़लस्तीनी कुर्बानी दिए चले जा रहे हैं। कुछ जो तब्दीली नज़र आई वो इस हवाले से नज़र आई कि इस कदर जारियत बढ़ी इसराइल की कि सर्टन सेगमेंट्स जो बिल्कुल अलूफ थे या जिनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हुए। लेकिन इट इज़ नॉट एग्जाम्प्ट अस, जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो वहीं पर मौजूद है। आज का एलामिया इंटरेस्टिंग भी है और एक स्टेप फर्दर भी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।